आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 11 ध्वनि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको साउंड। इसको पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव, पक्षियों, घंटियों, मशीन, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। तो यहीं पे पहला वर्ड आ गया है क्या हम लोग का कि ध्वनि। पहला ही वर्ड आ गया यहाँ पे ध्वनि। अब ध्वनि एक रूप है ऊर्जा का। यहाँ इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग, ये बहुत जरूरी है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेद उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग को याद रखना है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं। ऊर्जा का हम लोग को पढ़े भी, ऐसे भी बहुत सारा रूप हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। ये सब क्या है, ऊर्जा का रूप है। पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा के अध्ययन कर चुके हैं। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मशीन का ऊर्जा, ठीक है, मशीन से जो जनरेट हो रहा है उसके बारे में बात किया गया, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में भी ज्ञात होगा। अब ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का बात कर रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, यहाँ पे लिखा है, इसके अनुसार आप ऊर्जा का ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। क्या बोल रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, ना तो ऊर्जा का निर्माण हो सकता है और ना ही वो विनाश किया जा सकता है। आप इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरित कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल क्या होगा, रूपांतरण होगा एक दूसरे फॉर्म में। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ, बात तो सही है, ध्वनि उत्पन्न होता ही है। जब भी कोई दो चीज टकराता है तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो चांस ही नहीं है। ऊर्जा के बिना ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अब मान लो हम लोग को क्या करना है, पेज पलटना है। जैसे ही हम लोग पेज को टर्न करेंगे तो कुछ साउंड हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये साउंड जो आ रहा है, ये साउंड कैसे आ रहा है, ऊर्जा लगा रहे हैं तभी वो पेज टर्न हो रहा है। इसीलिए हम लोग वहां पे क्या बोल सकते हैं कि ऊर्जा आ रहा है। तो ऊर्जा के बिना हम लोग ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। बिना ऊर्जा की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया है, अब कौन सा रूप का उपयोग किया है ये तो हम लोग को भी नहीं पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, हम लोग अब सीखेंगे इसमें कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है और किस माध्यम में या किस प्रकार संचारित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण किया जाता है। और उसका जो माध्यम है, यहाँ पे एक लिखा है क्या कि माध्यम, किस माध्यम से वो चल के आता है और कैसे, किस रूप में, ये तो ध्वनि का रूप हो गया। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ये पता करना है। दो चीज का बात हुआ है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है और क्या माध्यम होता है उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग का है ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि का उत्पादन पहले ही बोल दिया, यहाँ पे बोला था ना हम लोग को ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है बोला गया था। तो ध्वनि का उत्पादन के बारे में यहाँ पे बताया गया कैसे। एक क्रियाकलाप दिया गया, क्या है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में बोला गया आ स्वरित्र द्विभुज लीजिए। मतलब एक तरह का चम्मच टाइप का एक होता है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद क्या बोला है, भुजा को एक रबड़ से पैड पर मारिए। उसको क्या करना है, एक रबर पैड पे मारना है। कंपित कराइए, इसे कंपित कराइए। उसे कंपित कराना मतलब वाइब्रेट कराना। इसे अपने कानों के समीप लाइए और उसको मारने के बाद क्या करना है, कानों के समीप लाना है। क्या आप कोई ध्वनि सुन रहे हैं, सुन पाते हैं? हाँ, सही में सुनाई तो देगा, कुछ वाइब्रेशन का हम लोग को फील होगा, वहां पे सुनाई दे रहा है ऐसा। कंपन, स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को अपनी उंगलियों से स्पर्श कीजिए और जो वाइब्रेट कर रहा है उसको छू के देखो कैसा लग रहा है। अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटिए। जो अनुभव होगा, कैसा अनुभव होगा कि वो वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह का अनुभव होगा। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया। एक दूसरा चीज दिया गया, एक टेबल टेनिस या एक छोटे प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार पर लटकाइए, जो कि फिगर नीचे दिया गया है। इस तरह का एक कुछ रहेगा ऊपर में जिसे फंसाया जाएगा। एक धागा ले लिए हैं और उसमें ये बॉल को लटका दिए और उस पर मार रहा है, तो जब जब आएगा उस पर टकराएगा तो वाइब्रेशन होगा। अब वहां से ध्वनि मिलेगा। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। अब बोरा बनाने के लिए सुई धागा ले लेना है।
धागे के एक सिरे पर गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को पिरोइए, और सुई की सहायता से धागे को पिरो के दे रहा है। पहले कंपन ना करते हुए स्वारित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कराइए। जब वो कंपन नहीं कर रहा था तब स्पर्श कराना है। फिर कंपन करते हुए सुई द्विभुज को एक भुजा से गेंद को संपर्क कराइए। तो गेंद को संपर्क कराना जब वो वाइब्रेट करता रहेगा तो। देखिए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर को व्याख्या की प्रयत्न कीजिए। तो बोल रहा है कि जब ये लटका हुआ रहेगा, ये वाला लटका हुआ सिंपल, तो जब ये शांत रहेगा तब कुछ भी नहीं होगा, बॉल इधर नहीं भागेगा। जब ये वाइब्रेट करता रहेगा तब बॉल क्या होगा, टकराएगा तो उधर भाग जाएगा। अब कोई भी चीज वाइब्रेट कर रहा है तो उसके सामने में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी चीज, तो वो क्या करेगा, उसको ढकेल देगा। तो वही चीज यहाँ पे ढकेल देगा। और अगर ये शांत रखे हैं, इसको क्या किए, शांत रखे हैं, और ये वाला इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है, तो जब ये आके इसको टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंपित हो जाएगा। ठीक है, कंपित मतलब वाइब्रेट करना चालू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कंपन स्वरित्र द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद में स्पर्श करते हुए। यहाँ पे दिख रहा है स्पर्श करता हुआ, किस तरह से वो स्पर्श किया है वो यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्रियाकलाप दिया गया। अब ये क्या है, एक बीकर या ग्लास को ऊपर तक पानी से भरिए, पूरा उसको पैक कर देना ऊपर तक। कंपन स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को चित्र 11.2 में दर्शाए अनुसार पानी की सतह से स्पर्श कीजिए। अब क्या करना है, एक फिगर यहाँ पे दिया गया, उससे स्पर्श कराना, ये रहा। ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है, कंपित हो रहा है, और उसको पानी से टच कराना। ठीक है, ये ग्लास है, पानी है, कंपित स्वरित्र द्विभुज। क्या होता है, आप चित्र 11.3 कहाँ है, ये नीचे का दूसरा वाला, एक क्या किया, खाली टच कराया गया था, इसको उसमें डुबा दिया गया। ठीक है, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। 11.3 में दर्शाए अनुसार कंपन स्वरित्र द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबाइए, दोनों भुजाओं को डुबा देना है। देखिए कि आप अपने दोनों अवस्था में क्या होता है। अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में ही देखे थे कि अगर यहाँ सरफेस पे, ये जो सरफेस दिख रहा है ना पानी का, ठीक है, इस सरफेस पे अगर टकराएगा, इस सरफेस पे टकराएगा तो सरफेस क्या होगा, हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा। और अगर इसको हम पूरी तरह से ऐसे डुबा दिए तो अंदर में तुमको देखने को मिलेगा हल्का हल्का वो क्या हो रहा है, पानी हिल रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फील होगा कि वो हिल रहा है हल्का हल्का। ठीक है, वही चीज यहाँ पे फिगर में बताया गया है। क्या हो रहा है, कंपन स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा पानी की सतह पर स्पर्श करते हुए और एक, दोनों को क्या किया, डुबा दिया गया अंदर। नेक्स्ट, उपरोक्त क्रियाकलाप में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। क्या आप किसी कंपन वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। कंपन वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, नहीं, कोई चांस नहीं है। देखते हैं। अब तक निवृत्त क्रियाकलाप में हमने स्वरित्र द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न किए। आघात मतलब उसको मार के ध्वनि उत्पन्न किए थे। हम विभिन्न वस्तुओं को घर्षण द्वारा खुरेच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ से अब एक लाइन आ गया क्या, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तु को घर्षण करेंगे तब भी आएगा, खुरेचेंगे तब भी आएगा, इससे भी ध्वनि उत्पन्न होता है। सिर्फ पीटने से, मारने से नहीं। ठीक है, कुछ और भी काम करेंगे तो उससे क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं, ये जो इन क्रियाकलाप है हम क्या करते हैं, हम वस्तुओं को कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वस्तु का क्या करें, कंपन हो रहा है और ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। यहां बोल दिया, कंपन का मतलब क्या हो रहा है, वस्तु का बार बार इधर से उधर होना। मनुष्य में वाक ध्वनि, अब ये मनुष्य के अंदर का बात कर रहा है कि मनुष्य जो बोलता है ना, उसमें क्या होता है, वाक ध्वनि होता है, जिससे ये बोला जाता है। वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। अब यहां से ये वाला लाइन को अंडरलाइन कर देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। बोलेगा मनुष्य में ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, तो ये रीजन वहां पे लिखना है।
नेक्स्ट, जब आप पक्षी अपने पंखों पर फड़फड़ाता है, पंखी जब फड़फड़ाता है तब का बात कर रहा है, तो आप ध्वनि सुनते हैं। हाँ सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि भी कैसे उत्पन्न होती है? अब मक्खी भी भिनभिनाता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। एक खींचे हुए रबर के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर भी कंपित करता है। सब में कंपन हो रहा है। मक्खी जो है अपना पंख को फड़फड़ाता है तो कंपित होता है। पंछी वो भी फड़फड़ा रहा है तो वो भी कंपित हो रहा है। रबर लिए हैं, रबर को भी क्या करेंगे, कंपित करेंगे तो हमको साउंड सुनने को आएगा और ध्वनि उत्पन्न होता है। इससे क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो कीजिए। तनी हुई रबर के छल्ले को कंपन को देखिए। अगर नहीं किए हैं तो इसको ट्राई करके देख लेना है रबर को लेके। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लिखा है क्रियाकलाप। विभिन्न वाद्य यंत्रों मतलब बजाने बजाने वाला जो यंत्र होता है की सूची बनाइए और अपने मित्र के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों को कौन कौन से भाग कंपित करता है। जब बजाना है तो वो कौन सा भाग कंपित करता है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होता है, वो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। ध्वनि की संरचना, अब बात करेंगे ध्वनि की संरचना कैसे हुआ है। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपित करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। फिर से एक बार और वापस इसको अंडरलाइन करेंगे, क्या बोलना चाह रहा है कि हम जानते हैं कि ध्वनि कंपित करती हुई वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। और एक चीज, द्रव या पदार्थ से होकर ध्वनि संचारित होती है, माध्यम कहलाती है। ये भी एक लाइन आ चुका है कि माध्यम क्या कहलाएगा। माध्यम किसको बोल रहे हैं, द्रव या फिर पदार्थ। द्रव तो हो गया पानी मान लो, ठीक है। और पदार्थ का बात किया है तो पदार्थ हवा भी हो सकता है और ठोस चीज भी हो सकता है। लकड़ी का मेज भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है। अगर हम लोग को सुनना है तो लकड़ी का मेज में ऐसे कान लगा के रखते हैं और कहीं पर ठोकेंगे तो हमको सुनाई देगा, ठीक है। और हवा में तो ऐसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो वो सुनाई देता ही है। नेक्स्ट, यह ठोस, द्रव या गैस से हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले किसी माध्यम से होकर पहुंचती है, तो कोई माध्यम के थ्रू ही वो पहुंचेगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं आने वाला। अब जैसे अंतरिक्ष में आदमी बात नहीं कर सकता क्योंकि वहां ध्वनि नहीं है, सॉरी ध्वनि बोल रहे, वहां वायु नहीं है। वायु नहीं है तो कहां से होगा, एयर के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। जब कोई वस्तु कंपित करती है तो अपने चारों ओर विद्यमान कणों को कंपित कर देती है। ये भी एक लाइन है। जब वस्तु क्या होता है, कंपित होता है तो क्या करता है, अपने चारों तरफ विद्यमान वस्तुओं को क्या करता है, कंपित कर देता है। ये कण कंपन वस्तुओं से होकर हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। अब बोल रहा है यहाँ एक चीज कि कंपित तो होता है मगर खुद पहुंचता नहीं है। यानी कि जहां पे वो कंपित हुआ वो अपने नहीं जाता है, वो क्या करता है, अगला वाला पार्टिकल को, अगला वाला कण को क्या करेगा, भेजेगा, बोलेगा तुम जाओ। मतलब एक दूसरे को धक्का देता है। सबसे पहले कंपन वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपने संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। जिस अवस्था में था वो, उससे क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, अपना जगह से हिल जाता है। वे अपने समीप के कणों को एक बल लगाते हैं। वो क्या करता है, अपना बगल वालों को एक ताकत देता है। जैसे बेंच में बैठे रहते हैं, धक्का देते हैं ना किसी को बेंच से गिराने के लिए, सेम चीज, वही चीज क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। जिसे फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। जिसके चलते क्या होता है, जब वो धक्का देता है तो जो विराम अवस्था में मतलब रुका हुआ में है वो क्या होता है, गतिज अवस्था में रहता है, मतलब गति करने लगता है, धकला जाता है, आगे चल जाता है। निकटवर्ती कण को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट जाता है। मतलब जब वो उसको आगे धकेल दिया तो वापस आ जाता है। जैसे किसी को धक्का दिया, चुप से बैठ गया, फिर ठीक है, लगता है अरे हम तो कुछ किए ही नहीं। तो वही चीज यहाँ पर है। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। और ये प्रक्रिया तब तक चलते रहता जब तक वो देख नहीं लेता। ऐसे तो ये कान तक पहुंचने का बात कर रहा है, बेंच से गिराने वाला का नहीं, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, कान तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक ये चलते रहता है, और जब वो कान तक पहुंच जाता है तब वो रुक जाता है। जैसे कोई गाड़ी का हॉर्न बजा है तो हॉर्न का साउंड वो वाइब्रेट करते हुए मेरे कान तक आया, उसके बाद वो खत्म, अब नहीं सुनाई देगा, ठीक है। वो बोल के चल गया, साउंड आ गया तो खत्म हो गया। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न, माध्यम तुम लोग पता चल ही चुका है, कुछ भी हो सकता है। उसमें ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, अब ये वर्ड आया विक्षोभ, क्या है, माध्यम के कण नहीं, वो कण नहीं है, विक्षोभ नाम दिया गया है, माध्यम से होते हुए संचारित होते हैं। अब विक्षोभ क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ वर्ड खाली दे दिया है विक्षोभ और बोल दिया माध्यम के कण नहीं है, वो कण का नाम नहीं है विक्षोभ, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या है विक्षोभ।
तरंग एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? तरंग को विक्षोभ बोला जा रहा है। तरंग यानी कि फ्रीक्वेंसी को बोला जा रहा है विक्षोभ, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण, निकटवर्ती कण में गति उत्पन्न कर देता है। मतलब वही चीज है, वो धक्का देता है, गति उत्पन्न करता है, उसी को बोला जा रहा है। ये कण इस प्रकार की गति अन्य कणों को उत्पन्न करती है। ये गति दूसरा को प्रदान करता है, दूसरा को तीसरा को, तीसरा को चौथा को, ऐसे करके वो क्या करता है? गति को प्रदान करते चलता है। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, तो पहले ही बोल दिया कि आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। लेकिन जो विक्षोभ होता है ना, वो आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, विक्षोभ मतलब धक्का देने का जो प्रोसेस है, वो आगे चलते जाता है। इसी माध्यम से ध्वनि के संचार के समय ठीक ऐसा ही होता है। ये सेम चीज होता है, ध्वनि का जब संचार होता है ना, तब होता है ये। इसलिए ध्वनि की तरंग के रूप में जाना जाता है। ध्वनि को क्या? तरंग के रूप में जाना जाता है। ध्वनि क्या होता है? तरंग के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? यही विक्षोभ के चलते जाना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि तरंग माध्यम के कण की गति द्वारा अभिलक्षित हो जाती है और यांत्रिक तरंग कहलाती है। इसी को यांत्रिक तरंग कह रहा है। ठीक है, ध्वनि का जो कण है, ठीक है, ध्वनि तरंग माध्यम के कण की गति द्वारा, माध्यम में जो कण में जो गति आया है उसके द्वारा अभिलक्षित की जाती है, मतलब बढ़ते जाता है वो, और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। इसी को यांत्रिक तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग। ठीक है, ध्वनि के संचार के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। अभी तो हम बेंच का बात किए थे। ठीक है, बेंच में भी होता है, और यहाँ पे बोला है जो नॉर्मल होता है वो ज्यादातर हम लोग वायु में देखते हैं, वायु में ही, एयर में। जब कोई कंपन वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो उसके सामने की वायु की को धक्का देकर संपीड़ित करती है। वो क्या करती है? जब वो कंपन करती है तो क्या करती है? धक्का देकर उसको संपीड़ित करती है, मतलब दबाव बनाती है। और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी जस्ट बोले हम, दबाव बनाती है, उससे क्या बन रहा है? उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र को संपीड़न यानी कि सी से दिखाया जा रहा है। संपीड़न को सी से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे फिगर होगा कहीं पे, ये रहा, नीचे में दिया गया सी, ये वाला पार्ट को बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है विरलन कुछ करके होगा शायद, आके देख लेते हैं। जैसा कि चित्र 11.4 में दिखाया गया है, यह संपीड़न कंपन वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। ये क्या करता है? धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। दिख रहा है? यहाँ पे आगे बढ़ गया, यहाँ था, यहाँ आया। ठीक है, जब कंपन वस्तु पीछे की ओर कंपित करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो विरलन करता है। ये जो बन रहा है ना, ये पीछे की तरफ जब आगे चल गया, आगे ज्यादा हो गया, तो फिर वापस वो पीछे आ गया। तो पीछे आ गया तो क्या बन रहा है? आर बन रहा है, जिसको क्या नाम दिया गया हम लोग का? विरलन। विरलन, ठीक है, कहते हैं। जब वस्तु कंपित करती है, अर्थात आगे पीछे की तेज गति से करती है, तो वायु संपीड़न और विरलन की श्रेणी बन जाती है। ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, तो ऐसा संपीड़न बन रहा है और फिर विरलन बन रहा है। यह संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं, और यही चीज क्या करता है? ध्वनि तरंग बनाता है। यही पार्टिकल आगे पीछे हो रहा है तो ध्वनि तरंग बन रहा है, जो माध्यम से होकर संचारित होकर, ये माध्यम से मतलब जो जिस मीडियम में है उसमें हो रहा है। जैसे ये हवा में है तो हवा में हो रहा है, द्रव में होगा तो द्रव में, गैस में, सॉलिड में होगा तो सॉलिड में चलेगा। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। ये लाइन को याद रखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी पूछता है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे फिर से? संपीड़न उच्च दाब का और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। जब किसी माध्यम के लिए दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है, ये कणों की संख्या मतलब वहां पर कितना ज्यादा कण है उसके ऊपर ये संबंधित है। किसी माध्यम के कण का घनत्व अधिक दाब और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। कणों का जो भी होगा वो क्या होगा? अधिक होगा तो अधिक दाब, और कम होगा तो कम होगा। इस प्रकार ध्वनि का संचारण घनत्व परिवर्तन के संचारण के रूप में भी देखा जा सकता है। घनत्व के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि ज्यादा और कम, ज्यादा घनत्व है तो ज्यादा, कम घनत्व है तो कम। बस ये नेक्स्ट यही टॉपिक था। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा गया, इसको कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग। ये क्या है? यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको करने के बाद हम लोग को पता चलेगा क्या हो रहा है। यही संपीड़न और विरलन के बारे में ही है, सेम चीज है। बोला गया है एक सलंकी लीजिए, मतलब एक स्प्रिंग ले लेना है। सलंकी की
सलंकी को चित्र 11.5 यहाँ पे दिखा रहा है, ये स्प्रिंग को ऐसे खींचा गया है, दर्शाए अनुसार खींचिए। वन में जो दिया गया है उसी हिसाब से खींच लेना है। अपने मित्र की ओर सलंकी की एक तीव्र झटका दे, उसको अपने मित्र की ओर एक तरफ एक क्या करना है, तीव्र झटका देना है। आप देखेंगे कि यह अपने हाथ से सलंकी की लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते खींचते खींचते रहे। तो आप क्या देखेंगे, ऐसे धक्का देते रहना और खींचते रहना, अपने तरफ खींचना है, उसके तरफ धक्का देना है। तब हम लोग देखेंगे ये फिगर सामने आएगा। ये दिख रहा है धक्का दे रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है तो ऐसा कुछ बन रहा है। सी यानी कि सी क्या था हम लोग का, संपीड़न, और आर क्या था, विरलन। संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। बीच बीच में बहुत ज्यादा एक जगह दबाव आएगा, एक जगह खाली हो जाएगा, फिर दबाव आएगा, फिर खाली आएगा, इस तरह का आ रहा है। अभी आगे क्या बोला है, यदि आप सलंकी पर एक चिन्ह लगाएं तो आप देखेंगे कि सलंकी पर लगा चिन्ह विक्षोभ की संरचना की दिशा के समांतर आगे गति कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक चिन्ह लगा दें तो पता चलेगा ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ गति कर रहा है, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है, दबा रहा है इसको तो देखने को लगेगा अरे ये तो आगे बढ़ रहा है, ऐसे विक्षोभ ऐसे उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ये भी हम लोग को फिगर बना के दिखाएगा। इन क्षेत्र को जहां सलंकी की कुंडलियां आपस में आ जाती है संपीड़न कहलाती है। ये दिख रहा है जो हम लोग दिखाए थे, ये संपीड़न कहलाता है। ये जो सामने वाला पार्ट है इसको बोल रहे हैं हम लोग, जो एक जगह आ गया है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है, ये वाला पार्ट इसको संपीड़न बोला जा रहा है। और दूसरा वाला जहां पे दूर दूर रहता है उसको क्या है, वेलन बोलते हैं। ये तो ऐसे भी पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। आप जानते हैं कि किस माध्यम से ध्वनि संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचारित होती है। आप किसी सलंकी में विक्षोभ के संचारण और किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। तो इसका माध्यम को देखा जा सकता है, तुलना किया जा सकता है अलग अलग माध्यम में रख के, पानी में डाल के, हवा में रख के तो देख चुके हैं। ये तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। ये जो तरंग है इसी को क्या बोला जा रहा है, अनुदैर्घ्य तरंग बोला जा रहा है। ये जो भी हम लोग देखें संपीड़न विरलन, इसी को क्या बोला जा रहा है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाया जा रहा है। इस तरंग के माध्यम के कण का विस्थापन विक्षोभ की संरचना की दिशा में समांतर होता है। अब विक्षोभ की संरचना मतलब जिस जगह पे वो बढ़ रहा है उसकी तरह समांतर होगा। समांतर दो तरह का होता है, ये भी समांतर है और एक ये, और इसी के ऊपर एक ये भी समांतर है। एक के ऊपर एक, अगर एक के ऊपर एक रहेगा तो भी समांतर कहलाता है, और ऊपर नीचे रहेगा तब भी वो समांतर कहलाता है, जिसमें दूरी बराबर होता है। कण एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, नहीं करता ही नहीं है, लेकिन अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन करते हैं। मतलब हिलते डुलते रहता है, आगे पीछे दोलन करते रहता है, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर आगे पीछे। ठीक उसी प्रकार ध्वनि संचारित होती है, इसी से ध्वनि संचारित होती है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते लेकिन अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ध्वनि संचारित होती है। अतएव ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। इससे हम लोग पता चल रहा है कि क्या है, ध्वनि तरंग जो अनुदैर्घ्य तरंग है, मतलब वो रेगुलर क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। यदि आप सलंकी को अपनी हाथों में पकड़े सिरे को आगे पीछे धकेले, एक धक्का ना देकर दाएं बाएं हिलाए। अगर हम आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे से नीचे पकड़ लिया है, ऊपर पकड़ लिया और नीचे ऊपर नीचे धकेल रहे, ऐसा नहीं करके दाएं बाएं भी करेंगे ना, तब भी हम लोग को यही चीज देखने को मिलेगा कि कहीं पे थोड़ा सा सट जाएगा, कहीं दूर हो जाएगा, कहीं सट जाएगा, कहीं दूर हो जाएगा। स्प्रिंग वाला चूड़ी आता है ना, उस तरह का देख सकते हैं। तब भी अपनी सलंकी की तरंग उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग के तरंग संचारण की दिशा में कंपन नहीं करते लेकिन तरंग के चलने की दिशा में लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपित होते हैं। वो क्या करता है, सीधा तो नहीं, सीधा अपने जिस स्थान पे है उसी में वो क्या करेगा, आगे पीछे दोलन करेगा। ठीक है, चाहे तुम उसको कोई भी दिशा में कर दो वो आगे पीछे दोलन करेगा ही करेगा। लंबवत हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस प्रकार के तरंग को अनुप्रास्तीय तरंग कहते हैं। ये जो तरंग है आगे पीछे दोलन वाला जो बात कर रहा था, ठीक है, इसको अनुप्रास्तीय तरंग कहते हैं। इस प्रकार के अनुप्रास्तीय तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग की संरचना की दिशा पर लंबवत गति करते हैं। अब यहाँ पे फिगर में पता चल गया लाइन क्या हो रहा है। अनुप्रास्तीय तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य
मध्य मतलब बीच में, स्थितियों पर तरंग की संरचना की दिशा के लंबवत गति करते हैं। लंबवत गति मतलब उसके परपेंडिकुलर क्या करेगा, गति करेगा। अभी हो सकता है आगे फिगर दिखाएगा हम लोग को। किसी तालाब में पत्थर के टुकड़े फेंकने पर जल की सतह पर देखिए दिखाई देने वाले तरंग अनुप्रास्थ तरंग का एक उदाहरण है। उसमें देखते हैं जल में क्या होता है, पानी में जब फेंकते हैं ना तो तरंग धीरे 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 आगे बढ़ते लगता है। तो जिस तरह से वो बढ़ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, पानी नहीं बढ़ता, उसका तरंग खाली बढ़ता हुआ दिखेगा। पानी थोड़ी जो बीच में था वो बढ़ के आगे चल जाएगा, नहीं, वो खाली धक्का दे रहा है, बगल वाला पानी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, वो धक्का देके आगे बढ़ा देता है, खाली वही चीज बोला गया। प्रकाश भी अनुप्रास्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कण व उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। प्रकाश भी एक अनुप्रास्थ तरंग है, मगर वो क्या करता है, वो दोलन नहीं करता, आगे पीछे नहीं करता, चल रहा है तो चलता, सीधा चलता है। ठीक है, और यह दाब के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि क्या दाब है, नहीं दाब है। ठीक है, और घनत्व के लिए भी बात नहीं है, क्या डेंस्ड है, क्या रेयर है। प्रकाश तरंग यांत्रिक तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग यांत्रिक तरंग नहीं है। आप अनुप्रास्थ तरंग के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। तो अनुप्रास्थ तरंग के बारे में और कुछ नहीं बोला है, इतना ही बोल के छोड़ दिया, बोला आगे हायर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ध्वनि तरंग का अभिलक्षण। अब ध्वनि तरंग का क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, वो पढ़ेंगे हम लोग। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। पहला, आवृत्ति, आयाम और वेग। ये तीन चीज, तीन नाम से ही हम लोग को इसको देखना है, इसी तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ध्वनि तरंग का ग्राफ रूप चित्र 11.6 सी में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गति करता है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। ये हम लोग को बताया गया 11.6 में। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व दाब दोनों की उनके औसत मान के रूप में ऊपर और नीचे की दूरी में स्थान साथ परिवर्तित होता है। ये अभी फिगर हम लोग को देखने को मिलेगा, इस तरह का जो फिगर आएगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा फिगर बोला था, 11.6 बोला था, पीछे हम लोग का था 11.4, 11.5, 11.6, ये रहा 11.6। इस 11.6 के बारे में बात कर रहा है। क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ देखने को मिल रहा है तरंग यहाँ पे थोड़ा डेंस्ड हो गया, ठीक है ना, जिसको संपीड़न बोल रहे हैं। फिर विरलन आया, फिर संपीड़न आया, फिर विरलन आया, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न। इसको दूसरा फिगर से समझे तो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है यहाँ पे। ये सब क्या है, ये हम लोग का दाब बोला, यहाँ लिखा है ना, दाब में भिन्नता है, घनत्व में भिन्नता है। घनत्व में मतलब ज्यादा पार्टिकल है यहाँ पर, डॉट 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 में ज्यादा पार्टिकल है, यहाँ थोड़ा कम पार्टिकल हो गया, फिर ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, इस तरह से ये क्या हो रहा है, घनत्व में विभिन्नताएं बता रहा है। दूसरा बोला दाब में, दाब देखो यहाँ पे दाब थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, फिर यहाँ थोड़ा दाब ज्यादा, फिर यहाँ कम हो गया, फिर थोड़ा दाब ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, दाब में परिवर्तन। नेक्स्ट जो हम लोग का औसत घनत्व का बात कर रहा था वो यही चीज है, ये बीच का बात कर रहा है इस लाइन को, औसत दाब या औसत घनत्व। ये आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये दिख रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है, मगर क्या हो रहा है, अपने अवस्था में वो क्या करेगा, एक ही जगह पे वापस जितना भी आएगा ना, एवरेज एक तरह का औसत जो होगा, ये उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोला है, फिर वापस फिगर में आएंगे। चित्र 11.6 ए में 11.6 बी में दर्शाता है जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचारित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव देखते हैं, वो हम लोग को पता चल गया, फिगर देख लिया तो आराम से क्लियर हो गया। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं, बात तो सही है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं, और उन्हें वक्र के रूप में भाग में दिखाया जाता है। वक्र, वक्र मतलब वो नीचे वाला जो फिगर था ना, ये वक्र वाला, ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ये वाला, इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है मतलब ज्यादा है, नीचे आया मतलब कम हो गया, फिर ऊपर गया मतलब ज्यादा हो गया, फिर नीचे आया कम हो गया, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, इस तरह से चल रहा है वो। ठीक है, देखते हैं क्या बोला यहाँ पर। चित्र 11.6 सी में दिखाया गया, वो तो देख ही लिए हम लोग। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता। शिखर मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा था ना, ऊपर की तरफ जा रहा वो ज्यादा को बता रहा, और जब नीचे की तरफ आ रहा तो कम को बता रहा। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्म में चल रहा था। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व और दाब दोनों ही अधिक होते हैं। घनत्व और दाब क्या हो रहा है, दोनों ही क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। विरलन निम्न दाब के
क्षेत्र है जहां कण दूर दूर होते होते जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित किया जाता है। घाटी से मतलब डाउन होता हुआ दिखने को तुमको मिलेगा नीचे की तरफ। इस तरह का जो फिगर बन रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। ये हो गया हाईएस्ट, ऊपर जा रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है घाटी की। ठीक है, फिर ये ऊपर जा रहा है मतलब संपीड़न, फिर नीचे आ रहा है इसका मतलब है विरलन। इन्हें वक्र के निम्न भाग को दर्शाया गया है। ये जो वक्र का भाग है उसको दर्शाया गया। शिखर, शिखर को क्या बोल रहा है? शिखर के तरंग को श्रृंग और घाटी को गर्त कहा जाता है। नाम याद रखना, श्रृंग किसको बोला गया है और घाटी को क्या है? गर्त बोला गया। गर्त। दो क्रमगत संपीड़न सी अथवा दो क्रमगत विरलन आर के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहलाती है। नाम याद रखना, दोनों सी और आर के बीच की दूरी को क्या बोला गया? तरंग दैर्घ्य बोला गया है। तरंग दैर्घ्य को साधारणतः लैम्डा, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसको मीटर से दिखाया जाता है। ये एक साइंटिस्ट है, इसके बारे में देख लेना, जो एसआई नाम दिया गया है। आकृति में हम ज्ञात होता है कि आवृत्ति में हम लोग को ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। आवृत्ति मतलब हो गया कोई घटना कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, उसके बारे में बताएं। मान लीजिए आप किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को 1 सेकंड में कितनी बार पीटते हैं? आप उसके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचारित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। अधिकतम होता है कभी कम होता है, अधिकतम होता है कभी कम होता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में पुनः अधिकतम मान तक आने में एक दोलन पूरा होता है। मतलब यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसको देख लेते हैं कि जब हम लोग यहां से चलना चालू करेंगे, अधिकतम से न्यूनतम और न्यूनतम से अधिकतम पूरा कंप्लीट किए यहां से यहां तक, उसी चीज के बारे में बात करना, ये वाला पूरा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे क्लियर किया गया है। क्या बोलना चाह रहा है फिर से एक बार कि जब अगर हम लोग यहाँ से चलना चालू करेंगे और वापस यहाँ तक आएंगे तो ये हम लोग का एक कंप्लीट दोलन होता है। ठीक है, दोलन ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर पेंडुलम अपना इधर गया, ठीक है ना, इधर गया वापस आया अपनी जगह पे, तो ये एक पूरा क्या हुआ? कंप्लीट। ठीक है, एक अवस्था में वापस आ जाना ही हम लोग का बोला जा रहा है दोलन। ठीक है, अपने अवस्था से हिला था और फिर वापस अपनी अवस्था में आ गया तो दोलन कहला रहा है। एकांकी समय में, एकांकी मतलब 1 सेकंड का बात कर रहा है, इन दोलन के कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यहाँ एक डेफिनेशन दिया गया है, एकांकी समय में इन दोलन की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ध्वनि तरंग का आवृत्ति पूछेगा तो एकांकी समय में इन दोलन की कुल संख्या को बोला जाता है। नेक्स्ट, यदि हम प्रति एकांकी समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़न और विरलन की संख्याओं की गणना करें तो हम ध्वनि के तरंग की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ध्वनि का आवृत्ति को पता कर सकते हैं कितना वो संपीड़न कितना हो रहा है। ठीक है, इसको सामान्यता v, ये जो लिखा हुआ है ना v, छोटा v लिखा गया है, बट इसको क्या बोलते हैं? ग्रीक अक्षर है जिसको न्यू बोलते हैं, न्यू लिखा गया है। ठीक है, वो v टाइप का दिख रहा है मगर वो क्या है? न्यू है। इसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, एच जेड। एच बड़ा होगा, छोटा जेड होगा, हर्ट्ज जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, इसका एसआई नहीं। दो क्रमगत संपीड़न की या दो लगातार विरलन की किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगाया गया समय तरंग का आवर्ती काल कहलाता है। आवर्ती काल किसको बोलते हैं? यहाँ पे से एक डेफिनेशन हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग आवृत्ति काल कहलाता है। तो यहाँ पे एक और चीज बोला जा सकता है, क्या? ये वाला लाइन को, कि एक संपूर्ण दोलन, पूरा दोलन में जितना भी समय लिया जा रहा है वो ध्वनि तरंग का क्या कहलाएगा? आवृत्ति काल कहलाया जाएगा। यहाँ लैम्डा से दिखाया गया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैम्डा के बारे में बताया। ये लैम्डा दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोला गया लैम्डा। ठीक है, उसी को बोल रहा है। इसे टी अक्षर से निरूपित किया जाता है। एसआई मात्रक सेकंड होता है। टाइम है ना, टाइम है तो एसआई तो होगा ही। एसआई मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। आवृत्ति तथा आवृत्ति काल के बीच में बंधन के निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति और समय जो बोला गया है उसको कैसे दिखा रहा है? म्यू,
सॉरी न्यू इक्वल टू 1/t। इस प्रकार एक उच्च त्वरण की गति से उच्च तारत्व की गति ध्वनि में हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी बिंदु के एकांकी समय में संपीड़न और विलयन की अधिक संख्या गुजरती है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि किसी बिंदु से एकांकी समय में संपीड़न और विलयन की अधिक संख्या गुजरती है। किसी ऑस्ट्रिक वाद्य यंत्र, ये बजाने का है, ठीक है ना, में ऑर्केस्ट्रा में हम लोग क्या देखते हैं, वायलिन जो होता है ना, वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय में बजाई जाती है। दोनों ध्वनि एक माध्यम से चलती है और कानों तक एक ही समय में पहुंचती है। दोनों की स्रोत की ध्वनि एक ही चाल से चलती है, लेकिन जो ध्वनि ग्रहण होती है वो भिन्न भिन्न है। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षण के कारण होता है। ये क्या होता है, ध्वनि का विभिन्न अलग अलग है, इसीलिए होता है, ठीक है। तारत्व इनमें से एक अभिलक्षण है। ये क्या है, एक अभिलक्षण है। एक अभिलक्षण क्या है, तारत्व, ठीक है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहते हैं। मतलब दिमाग किस तरह से उसको महसूस कर रहा है, उसको तारत्व बोला जा रहा है। किसी स्रोत में कंपित जितनी शीघ्रता से होगा, जितना जल्दी जल्दी वो कंपित होगा, आवृत्ति उतनी अधिक होगी। ये लाइन याद रखना, जितना फास्ट वो करेगा उसका आवृत्ति उतना ज्यादा होगा, इसका तारत्व भी अधिक होगा और उससे उसका जो तारत्व होगा वो भी अधिक होगा, ठीक है। इस प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसका आवृत्ति भी कम होगी, जैसा कि 11.7 में दर्शाया गया है। 11.7 कहाँ है, ये रहा 11.7। ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, ये थोड़ा कम दिख रहा है। इसमें क्या है, निम्न तारत्व की ध्वनि वो थोड़ा स्लो है, और ये क्या उच्च तारत्व बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर तुरंत 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 आ रहा है। इसमें क्या है, एकदम स्लो मोशन में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न आकार की आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्ति के साथ कंपन करती है, विभिन्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। अलग अलग रहेगा, अलग अलग टाइप का रहेगा, अलग अलग साउंड जनरेट करेगा। किसी माध्यम में मूल स्थिति में दोनों और अधिकतम विक्षोभ की तरंग का आयाम कहते हैं। एक यहाँ पे वर्ड आया आयाम, क्या है आयाम, ये बोला किसी माध्यम में ये लाइन, ठीक है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ की तरंग को आयाम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आयाम का दिखाया गया नहीं, दिखा देंगे क्या हो रहा है, ठीक है। साधारणतः अक्षर ए से निरूपित किया जाता है, ए से इसको निरूपित किया जाता है, किसको, आयाम को। ये लाइन को याद रखना, क्या बोल रहा है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं। ये वाला अधिकतम रहेगा और यहाँ पर भी अधिकतम रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं लिखा है, दिखा देना आगे, जैसा कि चित्र 11.6 में दिखाया गया। हाँ 11.6, अच्छा पीछे था ना, हाँ पीछे था, ठीक है। 11.6 का सी में दिखाया गया, ऊपर का देख लेते फिगर, ये रहा, इसमें दिखाया गया है 11.6 में। ये दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हाई है और लास्ट में भी हाई है। ये हाई है यहाँ पे और ये भी हाई है, दोनों तरफ हाई हो रहा है, ठीक है। दोनों तरफ ज्यादा रहेगा तो उसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। इसका क्या होगा, जो दाब का या घनत्व का मात्रक होता है वही होगा इसका भी आयाम का। ध्वनि के प्रबल अथवा मृदुल मूलतः इसके आयाम से ज्ञात होता है। इसका आयाम जैसा होगा, यानी कि वहां से जितना स्पीड से साउंड से चल के यार यहाँ पे भी साउंड अच्छा मिला है तो इसका मतलब उसका आयाम ज्यादा है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारते हैं तो हम एक मृदुल ध्वनि सुनाई देती है, छोटा सा ध्वनि सुनाएगा, क्योंकि हम कम ऊर्जा से ध्वनि को तरंग उत्पन्न कर रहे हैं। थोड़ा सा मारे हैं तो कम ध्वनि आ रहा है। यदि हम मेज को जोर से पीटते, जोर से मारते तो प्रबल ध्वनि सुनाई देती है, अरे कौन मारा, ठीक है, वो चीज। यह कारण क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? हाँ वही बात है ना, ज्यादा ऊर्जा लगाए तो ज्यादा होगा ध्वनि। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है, और वो जहां से निकला है वो क्या करता है, फैल जाता है। ऐसे भी ध्वनि के लिए क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता कि सीधा ही जाएगा, इधर उधर से मुड़ के भी जा सकता है। स्रोतों से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। हाँ बात तो सही है, दूर में बज रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है। प्रबल जो है, जो ज्यादा साउंड वाला रहता है वो ज्यादा दूर तक चल सकता है, क्योंकि इसका ऊर्जा अधिक होता है, ठीक है।
चित्र 11.8 में, ये रहा 11.8, इसमें भी एक कुछ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 11.8 में आवृत्ति में प्रबल तथा मृदुल ध्वनि की तरंग आकृतियां प्रदर्शित की गई है। ये रहा मृदुल वाला क्या स्लो जा रहा है, और ये प्रबल बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर दिया गया है। नेक्स्ट, ध्वनि की गुणवत्ता। ध्वनि की गुणवत्ता या अभिलक्षण है जो हमें हमें समान त्वरता और प्रबलता की ध्वनि, दो ध्वनियां में अंतर करने में सहायता करती है। यह क्या करती है, दो ध्वनि को क्या करता है, अंतर देने में हम लोग को यहाँ पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एक टाइप का जो रहेगा ना आवृत्ति, एक ही टाइप का रहेगा, उसको क्या बोला जाता है, टोन बोला जाता है, ठीक है। मतलब होता है ना, अरे टोन नीचे करके बात करो, मतलब टोन में बदलाव आ गया, मतलब थोड़ा रेस में बोलने लगा, तो वो क्या, टोन में बदलाव आ गया, तो टोन उसी को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है, एकल आवृत्ति, एक टाइप की आवृत्ति में अगर कोई बात करे तो वो टोन है। अनेक आवृत्ति के विभिन्न मिश्रण के से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। अलग अलग टाइप से अगर मिला के बोलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, नोट बोला जा रहा है। और यह सुनने में सुखद होता है, और ये सुनने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा स्वर में बात कर रहा है। शोर, शोर क्या है, बहुत ही खराब, मतलब बहुत अजीब टाइप का लग रहा है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है शोर, जिसको नॉइस बोला जा रहा है। कर्णप्रिय नहीं होते, मतलब कान में अच्छा सुनाई नहीं देता। जैसे संगीत सुन रहे हैं, संगीत क्या होता है, अच्छा सुनाई देता है, मगर कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या लड़ाई वड़ाई हो रहा है, तो अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, उसको बोला क्या जा रहा है, हम लोग को नॉइस बोला जा रहा है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई तरंग वेग कहलाती है। एक नाम पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में, वेग किसको बोला जा रहा है, तरंग की किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन होगा, ठीक है ना, उसका समय में जितना दूरी तय किया है उसको बोला जाता है वेग। तो ऐसे भी हम लोग जानती है, वेग क्या है, दूरी बटा समय को वेग कहते हैं। वेग क्या होता है, एक्चुअली में वेग होता है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जब चलता है ना, तो उसको बोला जाता है, स्पीड को वेग बोल दिया जाता है। जो स्पीड होता है वही बन जाता है वेग, मगर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया। यदि लैम्डा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है या तरंग द्वारा एक आवृत्ति काल टी में चली गई दूरी है। ये क्या होता है, टी समय में चलाया गया दूरी। ये तो ऐसे भी पढ़े हम लोग, म्यू लिखा जो है हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या है, दोनों तरफ वी टाइप का दिख रहा है, वो एक्चुअली में वी नहीं है, म्यू है। यहाँ पे देखो लिखा है वो, तो वी का साइन और न्यू का साइन जो है ना, वो थोड़ा अलग दिया गया है, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। वी और न्यू वो दोनों अलग अलग चीज है, इस पे ध्यान रखेंगे हम लोग। वेग, अनुदैर्घ्य तरंग और आवृत्ति को ही हम लोग न्यू दिखा रहे थे। किसी माध्यम में एक समान भौतिक परिस्थितियों पे में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। ये क्या रहता है, फिक्स रहता है, एक टाइप का रहता है, ठीक है। ये यहाँ तक एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, यहाँ पे सामने दिया है, किसी एकांकी क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, एकांकी समय वाला। यद्यपि हम कभी कभी प्रबल तथा तीव्रता शब्द का प्रयोग के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं है। प्रबल और तीव्रता का मतलब एक नहीं होता। प्रबल ध्वनि के लिए कानों की संवेदनाशील की माप है। यदि दो ध्वनियां समान तीव्रता की होती है, फिर भी एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। दोनों सेम टाइप का, मगर कोई थोड़ा ज़्यादा अच्छा साउंड सुनाई देता है, ठीक है, या फिर साउंड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे कान के लिए अधिक संवेदनशील है। जो अधिक संवेदनशील होगा वो ज़्यादा अच्छा से सुनाई देगा। बस यहाँ तक यही था। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखा जाएगा।